नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को भी चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में करीब 7.5 घंटे तक की बैठक चली, लेकिन बैठक में बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान सरकार ने साफ किया कि एमएसपी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। साथ ही एसडीएम कोड की व्यवस्था इसलिए है कि किसानों को सहायता मिले। बैठक में किसानों ने मांग रखी कि एमएसपी पर पूरे देश में एक ठोस कानून हो। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई का कड़ा प्रावधान हो। वहीं कृषि मंत्री ने आज की बैठक को सकारात्मक बताया। चर्चा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह साफ नियत के साथ बनाए हैं, किसानों के हित में बनाए हैं और मोदी सरकार 6 वर्ष से लगातार किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। एक तरफ दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, तो गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी था। किसान यूपी गेट पर दिन भर डटे रहे, तो किसानों ने बॉर्डर के रास्ते पर भी जाम लगा दिया, जिससे वाहन चालकों को दिन भर जाम का सामना करना पड़ा। शाम को भी किसान सड़कों पर डटे नजर आए। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह यही है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, वो वार्ता भी विफल हो चुकी है। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, जस्ट ऊपर NH9 पर। आप देख सकते हैं सुबह से ही किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 पर किसानों ने दिन भर चक्का जाम किया। हालांकि इमरजेंसी वाहनों और एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक इन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ है, जो इमरजेंसी के वाहन हैं, जो एम्बुलेंस है, उनको ताकि यहाँ से आसानी से निकाला जा सके। इनका लेकिन साफ तौर पर फिर भी यही कहना है कि अगर ये वाली वार्ता भी विफल रही तो किसान, क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो ऐसे में किसान आगे बढ़ेगा, दिल्ली की तरफ कूच करेगा और दिखा देगा कि किसान की आखिरकार पावर है क्या। किसानों के हाथ में तिरंगा था। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज भी किसानों और कृषि मंत्री के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर पर डटे रहने का ऐलान किया है। किसानों का साफ कहना है, कृषि सुधार कानून के वापस नहीं लेने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ किसान कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर डटे हैं, तो मेरठ में खेती का जिम्मा महिलाओं ने अपने कंधे पर उठा लिया है। कई महिलाएं सुबह होते ही खेतों में पहुंच जाती हैं और दिन भर खेत में जमकर पसीना बहाती हैं। महिलाओं का कहना है कि जब मुखिया आंदोलन में है तो घर का चूल्हा जलाने के लिए उन्हें खेतों में जाना ही पड़ेगा। एक तरफ गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के घर की महिलाएं खेत में मोर्चा संभाल रही हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से घर की महिलाएं यहां गन्ने के खेत में काम करने में जुटी हुई हैं। इन महिलाओं का कहना है कि क्योंकि रोजी रोटी मेहनत से ही चलती है, मजदूरी से ही चलती है, लिहाजा आंदोलन में वो शरीक नहीं हुई हैं, बल्कि अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए ये महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। कई जगह तो महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चों को साथ लेकर खेती कर रही हैं, तो कहीं महिलाएं खेत में ट्रैक्टर चलाती हुई भी नजर आ रही हैं। बरेली में सब रजिस्ट्रार राकेश गौतम ने व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक ITI का छात्र है, जिसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस छात्र से रंगदारी मांगने के पीछे की वजह पूछताछ कर रही है। डिप्टी रजिस्ट्रार है यहाँ पर गौतम साहब, तो व्हाट्सएप पर उन्हें कुछ मैसेज किए गए थे परसों कि आप 50,000 रुपये हमें दे दीजिए, नहीं तो आपका नुकसान कर देंगे। तो उसमें जो लड़का था उसे पकड़ लिया गया है। वो ITI कर रहा है भोता थाना क्षेत्र में, भोता कस्बे में, और उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी भी नहीं है। 20 साल उसकी उम्र है। दरअसल सब रजिस्ट्रार से रंगदारी मांगी गई थी, साथ ही रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद सब रजिस्ट्रार की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा में एक सिपाही तैनात किया गया। हालांकि गिरफ्तारी होने के बावजूद सब रजिस्ट्रार राकेश गौतम काफी डरे हैं और 6 महीने तक अपने साथ सिपाही की तैनाती की मांग कर रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में से एक पुलिस का सिपाही है, जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आया था।
सचिन नाम का सिपाही फिरोजाबाद के रहने वाले राहुल की जगह एसएससी की परीक्षा में शामिल हुआ था। कल्याणपुर पुलिस ने केशवनगर में स्थित परीक्षा केंद्र में संदेह के आधार पर रोका। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लिया तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के बारे में भी बताया। आशंका जताई जा रही है कि सिपाही सचिन पहले भी दूसरों के स्थान पर परीक्षा दे चुका है। इसी तरह का एक गैंग कल्याणपुर में भी पकड़ा गया है, जिसमें एक फायर सर्विस का भी कांस्टेबल सामने आया, जिसकी गिरफ्तारी की गई। 3 लोग कल गिरफ्तार किए गए हैं और वहां से भी पता किया जा रहा है उसकी जो तैनाती का जनपद है वहां रिपोर्ट भेजी गई है और प्रयास किया जा रहा है कि कितनी बार वो छुट्टी लेके किस किस एग्ज़ाम में बैठा है। और ये सारी चीज़ जो उसकी इंक्वायरी है रिपोर्ट के बेसिस पे उसके तैनाती वाले जनपद से होगी। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी अजय को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। बदमाश एक सर्राफा कारोबारी की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। शास्त्री नगर में बदमाशों ने लूट के दौरान ज्वेलर की हत्या की थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूटी हुई ज्वेलरी भी बरामद की है। इसने प्राथमिक पूछताछ में घटना में सम्मिलित होना कबूल किया और इस बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा, काफ़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस और भागमल ज्वेलर्स के यहाँ से लूटे हुए चांदी के कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। उधर लखनऊ के चिन्हट इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश गाजीपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर आए थे। मुठभेड़ हरदासी खेड़ा इलाके में हुई। आज उन्होंने शाम को गाजीपुर में एक घटना को अंजाम दिया था, चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था और वो घटना को अंजाम देने के बाद एक दूसरी घटना को अंजाम करने के फिराक में थे कि पुलिस ने उनको धर दबोचा। 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर गुरुवार को मेला सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें माघ मेले के आयोजन को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। प्रशासन ने कल्पवास के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया है, जिसके बिना माघ मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मेले में आने वाले कल्पवासियों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा और 15 दिन हर कल्पवासी की कोविड जांच भी कराई जाएगी। जो भी कल्पवासी इस बार यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे इस मेले में, वो पिछले 3 दिनों के अंदर का अपना RT-PCR का टेस्ट और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर अनिवार्य रूप से यहाँ पर आएँ और साथ में इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो किसी भी ढंग से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ना हो, ताकि यहाँ आने के बाद उनको स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की जटिलता का सामना न करना पड़े। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से घर में ही रहकर कल्पवास करने की अपील की है। मेले में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसको लेकर जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। वहीं पिछले सालों में जहां माघ मेला क्षेत्र में 18 स्नान घाट बनाए जाते थे, वहीं इस बार 30 से 36 घाट बनाए जाने की तैयारी चल रही है। औरिया में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना दिव्यापुर के पुरवामदा गांव की है, जहां तिलक समारोह में आगरा से आए दूल्हा पक्ष की ओर से एक युवक हर्ष फायरिंग करने लगा। लोगों ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने एक नहीं मानी। इस दौरान एक गोली लड़की पक्ष के युवक छोटे के सिर में लग गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोटे अपनी चचेरी बहन के तिलक समारोह में शामिल होने आगरा से आया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त उनके द्वारा बताया गया है उसकी दबिश के लिए हमारी टीम्स निकली हुई हैं और घटनास्थल पर मेरे द्वारा और एडिशनल SP के द्वारा मौका मुआयना किया गया। परिजनों से भी बातचीत इसमें की गई है। ग्रेटर नोएडा में 10वीं के छात्र की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोप छात्र के ही रिश्तेदार पर लगा। छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। मामला जेवर कस्बे का है। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले छात्र को एक निर्माणाधीन प्लॉट में बुलाया गया, जहां उसको गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो छात्र लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था, जबकि हमलावर मौके से फरार थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर वालों को जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने एक रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद मानकर चल रही है। साथ ही हत्या के जल्द खुलासे का पुलिस दावा भी कर रही है। जेवर में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह रिश्ते में फूफाजात चाचा है, एक ही जगह रहते भी हैं। मर्डर करने वाला व्यक्ति अपने ननिहाल में रहता है और जिसकी हत्या हुई आशीष की
ननिहाल पक्ष का है, आपस में सगे रिश्तेदार हैं। एमएलसी चुनाव की काउंटिंग के दौरान लखनऊ में जमकर हंगामा देखने को मिला। कई प्रत्याशियों ने बैलेट बॉक्स के सील नहीं होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। प्रत्याशियों का आरोप है कि लखीमपुर खीरी के बैलेट बॉक्स को प्रशासन ने सही ढंग से सील नहीं किया था। साथ ही खाली बैलेट पेपर को लेकर भी प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लखीमपुर के मोहम्मदी का बक्सा पलटा गया। हमारे सारे लोगों के प्रत्याशियों के एजेंट वहाँ पे मुस्तैद थे। उस बक्से को जब लाया गया उसमें सील ही नहीं लगा था, कोई वो नहीं था। जब हंगामा काटा गया तो लोग हंगामा करने लगे तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे, सारे प्रत्याशी पहुँच गए। जो बक्से खोले जा रहे हैं उसमें कोई सील नहीं है, बस तार से लपेटा गया, तार में कोई सील नहीं लगा है। जब बक्से को हमने खोलवा के बैलेट पेपर देखने की कोशिश की, अधिकारी नहीं दिखा रहे हैं। जब दिखाए तो जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसमें लाइन खींची हुई है और जो अन्य प्रत्याशी हैं उसमें टिक मारा गया है। भारी हंगामे के बीच मतगणना स्थल पर भारी फोर्स तैनात की गई। साथ ही प्रत्याशियों और समर्थकों को समझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने समर्थकों को तितर बितर कर मामले को शांत कराया। यूपी में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान कई जगह से हंगामे की खबरें सामने आई। वाराणसी में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पहाड़िया मंडी में चुनाव की मतगणना के दौरान एसपी प्रत्याशी के समर्थकों ने खूब हंगामा किया और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उधर आगरा में बीजेपी कार्यकर्ता और एडीएम के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल मतगणना स्थल में पानी ले जाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ता मंडी समिति में चल रही काउंटिंग के दौरान पानी ले जाना चाह रहे थे, लेकिन एडीएम सिटी ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रशासन का तर्क था कि चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं, लिहाजा मतगणना स्थल पर पानी ले जाने से बैलेट पेपर पर पानी गिर सकता है। काफी देर तक तकरार होती रही, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। यूपी में आज से एमएसएमई लोन मेले की शुरुआत हुई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मेले का वर्चुअली शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये लोन मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। नई एमएसएमई के साथ साथ पूर्व स्थापित इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लोन बांटा गया। 24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपए की योजनाओं को करोड़ रुपए की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहां पर वितरित किया जा रहा है। यूपी में नई फिल्म सिटी को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ शिवसेना योगी सरकार के एक्शन प्लान से परेशान है, तो अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी फिल्म सिटी के बहाने योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि बहुरंगी और बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी और संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे और दृश्य के फिल्मांकन पर भी अपनी पाबंदियां लगाएंगे। मान्यवर अभिनय और भ्रमण छोड़ प्रदेश संभाले। उधर अखिलेश की ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। हम लोग मुंबई के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और वहाँ पे निवेशक आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक माहौल सुरक्षा का बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो आपके अखिलेश जी कार्यकाल में नहीं था। वहाँ पर जो कार्यकाल था वो एक जंगल राज, गुंडा राज का चल रहा था, कोई आना नहीं चाहता था। आज वो सकारात्मक एक माहौल बना है और आप उससे बौखलाए हुए हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को ही कोरोना से देश भर में 500 से ज्यादा मौत हुई, जबकि 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट केंद्र से नाराज हो गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि केंद्र एसओपी जारी करके सो गया। एसओपी को सही तरीके से लागू कराया जाना चाहिए। तमाम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और इधर उधर थूक रहे हैं। ये क्या चल रहा है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि उल्लंघन करने वालों पर चालान की व्यवस्था की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। सोशल गैदरिंग को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर एसडी ने कहा कि हम किसी राज्य पर दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से बचाव हो और समस्या का हल निकले। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को सुझाव दिया कि राज्यों के सचिवों को 2 दिन में इस पर जवाब दिया जाए कि किस तरह से लोग मास्क पहने या कोविड के नियमों का उल्लंघन नहीं करें। महोबा में एक चलती कार आग का गोला बन गई। घटना कुलपहाड़ कोतवाली के लाडपुर गांव के पास की है, जहां हाईवे पर अचानक एक कार से चिंगारी उठने लगी, जिसको देखते ही कार सवार 5 लोग तुरंत कार से उतर गए। उनके उतरते ही कार आग की लपटों में घिर गई। 20 सड़क कार में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार सवार लोगों के मुताबिक वो लोग कुलपहाड़ से महोबा जा रहे थे। बांदा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार लोग कूद गए, से बड़ा हादसा होने से टल गया। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी। घटना कोतवाली इलाके के बाबूलाल चौराहा ओवरब्रिज की है। वहीं आग लगने सड़क पर जाम लग गया। कई लोग अपनी कार से उतरकर आग बुझाने में जुट गए। वहीं कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को कार में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। यूपी की जेलों के कैदियों को सरकारी गौशालाओं में लगाकर गौ संबंधी उत्पाद और कैदियों की आय बढ़ाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 4 जिलों की जेलों को चुना गया है, जहां के कैदी सरकारी गौशालाओं में अपनी सेवाएं देंगे और उन्हें मेहनताने के तौर पर रोजाना 410 रुपए भी मिलेंगे। वो 4 जिलों को चिन्हित किया गया है इसमें लखीमपुर खीरी है, जालौन है, बाराबंकी है और फर्रुखाबाद है। इन 4 जिलों में जो गौशालाएं चल रही हैं सरकार की, वहाँ पे बंदियों द्वारा गौ सेवा करने के बारे में एक नीति निर्धारण करने का फैसला लिया गया है। यूपी की जेलों में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नायाब तरीका निकाला गया है। बंदियों के मार्फत सरकारी गौशालाओं में गौ सेवा करवाई जाएगी और बंदियों को उसका पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। बंदियों को खुले में काम करने की आजादी देने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से बाराबंकी, जालौन, फतेहगढ़ और खीरी जिला कारागार में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद देखते हैं 1 मिनट में खबर का विश्लेषण। लखनऊ के पारा इलाके के नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कर हो रही शादी को पुलिस ने रुकवा दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों से पुलिस ने एक राजीनामा लिखवाया और यूपी में लागू नए कानून के तहत डीएम से शादी की इजाजत लेने को कहा। दरअसल कॉलोनी की एक लड़की का पड़ोस में ही रहने वाले एक मुस्लिम लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर वाले रजामंदी से शादी कर रहे थे। पहले आदिल को लड़की की मांग भरनी थी, उसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों का निकाह भी होना था, लेकिन इलाके के हिंदूवादी संगठनों ने शादी पर आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। अध्यादेश जारी होने के बाद नियमतः शादी करने का इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। अनलीगल तरीके से शादी हो रही थी, जो पुलिस ने कंप्लेंट पर रुकवा दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों परिवार वालों को हाल ही में लागू हुए नए कानून के बारे में बताया और इस शादी को रुकवा दिया। दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दिया कि अब वो इस संबंध में नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके उनसे अनुमति लेके उसके उपरांत ही कोई कार्यवाही करेंगे। खबर 1 मिनट में आज बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ। नमस्कार। इस न्यूज